नमस्कार दोस्तों, चंद्रा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक, जो कि भारत का जो राष्ट्रपति इनकी कौन कौन सी शक्तियां हैं, ये अनुच्छेद 53 के तहत इसका अध्ययन किया जाता है और उसमें आपका गणना किया गया। अनुच्छेद 53 में इसका गणना किया गया कि राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी है। ठीक, तो इसको हम इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे, सिर्फ अनुच्छेद 53 का। ठीक, तो जो अनुच्छेद 53 है इसके अंतर्गत क्या होता है कि भारत के राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां, जो कि भारत के राष्ट्रपति है, जो कि भारत का राष्ट्रपति शक्तियों का प्रयोग स्वयं भी कर सकता है और अपने अधीनस्थ, ठीक, या अपने अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा उस शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक, तो इसमें है आपका जैसे कार्यपालिका की शक्ति है, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, विधायक शक्ति, ठीक, सैन्य शक्ति, आपातकालीन शक्ति, ठीक, और वीटो शक्ति। ठीक, यह सब क्या है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। तो एक एक कर कर हम इन सब का अध्ययन करेंगे। जैसे कार्यपालिका की शक्ति, ठीक, सबसे पहले देखते हैं हम कार्यपालिका की शक्ति। कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति, ठीक, तो इसको हम देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति जो कि इसकी कार्यपालिका की शक्ति क्या होती है। ठीक, तो कोई भी संवैधानिक जो पद होता है, किसी भी संवैधानिक पद पे किसी भी पदाधिकारी को नियुक्त करना होता है, तो यह राष्ट्रपति के पास ऐसी जो शक्ति होती है, राष्ट्रपति के पास उपलब्ध होती है, जो कि राष्ट्रपति किसी भी संवैधानिक पदाधिकारी की नियुक्ति कर सकता है और उस पे, ठीक, और उसको शपथ दिलाता है। कौन? तो राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति किसी भी संवैधानिक पदाधिकारी को, ठीक, शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। नियुक्त करने का कार्य कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। जैसे कि प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री एक संवैधानिक क्या पद है, ठीक, संविधान में उल्लेखित क्या है, पद है। कौन? तो भारत का प्रधानमंत्री। जो भारत का जो प्रधानमंत्री है आपका, ठीक, ये भारत का जो प्रधानमंत्री है, जो इसकी जो नियुक्ति की जाती है, जो इसकी नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन इसको चुनता कौन है? ठीक, तो इसको चुनता कौन है? तो जनता चुनती है अप्रत्यक्ष रूप से। इनको चुनता कौन है? तो जनता चुनती है अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन इसकी नियुक्ति, इसको नियुक्त कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति इसको नियुक्त करते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो लोकसभा का चुनाव होता है, जो कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जिसे हम कहते हैं सांसद। सांसद को कौन चुनता है? तो जनता सांसद को चुनती है। और जब सांसद जो जाकर आपका मंत्रालय में बैठते हैं और मंत्रालय में बैठने के बाद पूर्ण बहुमत जिस व्यक्ति को देते हैं, वही भारत का प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन उसको नियुक्त कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। फिर इसके बाद होता है कि मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति की जाती है, ठीक, मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति की जाती है या गठन किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद का जो गठन किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन किसके अनुशंसा पे किया जाता है? तो प्रधानमंत्री के अनुशंसा पे राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक, इसी तरह कैग है आपका, ठीक, कैग, ठीक, क्या है? तो कैग है। जो कैग की भी गठन करने का कार्य कौन करता है, नियुक्त करने का कार्य कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। और जैसे चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, ठीक, और इसके बाद आपका वित्त आयोग, ठीक, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, इसका भी गठन, ठीक, वित्त आयोग का भी गठन कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। इसके जो सदस्य होते हैं उनको नियुक्त करने का कार्य कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का संबंध क्या है? तो जो धन होता है, जो संचित निधि में धन होता है, तो केंद्र और राज्य के बीच बंटवारे का एक कार्य करता है। कौन? तो वित्त आयोग। इसके बाद है आपका हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जो जज होते हैं
उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। और सुप्रीम जो कोर्ट होता है आपका, सुप्रीम कोर्ट होता है, इनके जजों की भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक, और इसके बाद आपका अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, अंतर्राज्यीय जो परिषद होता है उसका भी गठन भारत का राष्ट्रपति करता है। इसके बाद वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है आपका, किसका? तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो राष्ट्रपति के अनुसार राष्ट्रपति के अनुशंसा पे अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक, वित्त आयोग का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। अनुच्छेद कितने के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। फिर इसके बाद आगे देखते हैं हम, अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा करने का कार्य कौन करता है? जो अनुसूचित जो क्षेत्र है उसकी घोषणा करने का कार्य कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। जो कि अनुसूचित क्षेत्र कितना है, उसके जो पदाधिकारी, उसमें कौन कौन से पदाधिकारी कार्य करेंगे, ठीक, उनकी घोषणा कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। अनुसूचित क्षेत्र का, अनुसूचित क्षेत्र का, ठीक, घोषणा कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। फिर इसके बाद आपका एसटी हुआ, एससी हुआ, ओबीसी संबंधित जो आयोग बनता है, एसटी एससी या ओबीसी संबंधित जो आयोग बनता है, ठीक, उस आयोग की नियुक्ति करने का कार्य कौन करता है? कौन? तो एसटी एससी और ओबीसी संबंधित जो आयोग बनता है, ठीक, जो आयोग बनता है उसका गठन करने का कार्य या उनको नियुक्त करने का कार्य कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये तो था आपका कार्यपालिका की शक्ति, मतलब भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति कौन कौन सी है। ठीक, ये तो थे आपका भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति। फिर इसके बाद आगे देखते हैं हम वित्तीय शक्ति। ठीक, कौन सी? तो आगे आपका है वित्तीय शक्ति। भारत के राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति कौन कौन सी है? ठीक, इसको हम देखते हैं। वित्तीय शक्ति, भारत के राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति, भारत के राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति कौन कौन सी है? जैसे धन विधेयक, ठीक, धन विधेयक हो आपका, इस पे सहमति, किसी भी धन विधेयक पे सहमति, ठीक, किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यह प्रदान की जाती है। धन विधेयक पे किसी भी प्रकार की सहमति, सबसे पहले कोई भी धन विधेयक हो तो उसको सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति क्या करता है? उस पे सिग्नेचर करता है। भारत का राष्ट्रपति सबसे पहले उस पे क्या करता है? सिग्नेचर करता है। और जब भारत का राष्ट्रपति उसको सिग्नेचर कर देता है तो उसको लोकसभा के पास भेजा जाता है। जब लोकसभा उसको पास करता है तो लोकसभा पास करने के बाद उसको राज्यसभा में भेज दिया जाता है। जब राज्यसभा अगर उसको पास करना होता है तो वह 14 दिन के भीतर, ठीक, वह 14 दिन के भीतर उसको पास कर ठीक लोकसभा को वापस कर देती है। या तो 14 दिन के भीतर अगर पास भी नहीं करना है तो 14 दिन के भीतर वो लोकसभा को वापस कर देती है। अगर राज्यसभा उसको 14 दिन से अधिक अपने पास रख लेती है, ठीक, किसी भी विधेयक को अगर राज्यसभा 14 दिन से अधिक अपने पास रख लेती है तो यह मान लिया जाता है लोकसभा के द्वारा कि वह विधेयक राज्यसभा पास कर दी। ठीक, यह मान लिया जाता है या यह तय कर दिया जाता है। ठीक, तो वह अंतिम रूप से पास करने का कार्य किसका होता है? तो राष्ट्रपति का होता है। लेकिन कुछ ऐसा जो विधेयक है जो कि उस पे राष्ट्रपति पहले अपना सहमति प्रदान कर देता है। ठीक, जैसे आकस्मिक निधि है, ठीक, आकस्मिक निधि, जो आकस्मिक निधि है, यह आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अधीनस्थ कार्य करती है। जो आकस्मिक निधि है आपका, कौन सी निधि? तो आकस्मिक निधि। ठीक, यह राष्ट्रपति के अधीनस्थ क्या करती है? कार्य करती है। जब तक इस पे राष्ट्रपति, ठीक, जब तक इस पे राष्ट्रपति अपना आदेश नहीं देता है तब तक इसमें आकस्मिक निधि से धन का व्यय नहीं किया जाता है। जैसे कि आपातकालीन स्थिति में, ठीक, इसमें से इस निधि से धन का व्यय किया जाता है। लेकिन जब तक यह राष्ट्रपति इसको
इससे संबंधित योजना बैठाए नहीं जब तक इसमें से धन बाहर नहीं निकाला जा सकता है। राष्ट्रपति के ही अनुशंसा पे इस आकस्मिक निधि से धन बाहर निकाला जा सकता है। इसके बाद है आपका वित्तीय विवरण। जो वित्तीय विवरण है वह राष्ट्रपति के ठीक अनुशंसा पे, ठीक ना, राष्ट्रपति के अनुशंसा पे अनुच्छेद 112 के अंतर्गत जो वित्तीय विवरण हर वर्ष प्रदान किया जाता है। किसके सामने? तो संसद के सामने जो वित्तीय विवरण होता है, ठीक, हर वर्ष या कहे उसको तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो पेश किया जाता है, जिसे कहते हैं हम बजट, ठीक, पेश किया जाता है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। किसके सामने? तो संसद के सामने, ठीक ना। ये है आपका क्या? वित्तीय शक्तियां, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। इसके बाद हम देखते हैं आगे न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी हैं? न्यायिक शक्तियां, ठीक, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी हैं इसको देखते हैं। जैसे राष्ट्रपति है, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी दंडाधिकारी द्वारा किसी भी व्यक्ति को दंड दिया गया है, ठीक, तो उस दंड को समाप्त करने का अधिकार किसको होता है? तो भारत के राष्ट्रपति को होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत, ठीक। दंडाधिकारी द्वारा किसी भी व्यक्ति को दंडित किया गया है, जो कि उस दंड से मुक्त करने का कार्य कौन कर सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति कर सकता है, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत, क्षमादान शक्ति के अंतर्गत, ठीक। और इसके बाद है आपका अनुच्छेद 143, ठीक ना, अनुच्छेद 143। इसके अंतर्गत क्या होता है कि एसटी और एससी सलाह लेने की शक्ति, ठीक, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट, ठीक, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 143 अनुच्छेद के अंतर्गत। 143 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी, ठीक, किसी भी मामले में, ठीक, सुप्रीम कोर्ट से वह सलाह ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं होता। अब राष्ट्रपति का मन करे तो उस बात को या उस सलाह को मान सकता है या तो नहीं मान सकता है, ठीक ना। इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक। जैसे हाई कोर्ट हुआ, आपका सुप्रीम कोर्ट हुआ, ठीक, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। और शपथ दिलाने का भी कार्य कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आपका वित्तीय शक्ति। भारत के राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति कौन कौन सी है? तो इसको हम देखते हैं। जैसे कि भारत का, इसके अंतर्गत क्या होता है कि भारत का अभिन्न अंग के रूप में, ठीक, भारत के अभिन्न अंग के रूप में भारत का जो राष्ट्रपति को जाना जाता है। तो यह क्वेश्चन अक्सर बनता है कि संसद का अभिन्न अंग के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को जाना जाता है। जो कि अंग इसका कौन कौन होता है? तो लोकसभा, ठीक, इसका अंग कौन होता है? तो लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, ठीक, और भारत का राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। संसद का अंग कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा और भारत का राष्ट्रपति होता है, जो कि राष्ट्रपति को अभिन्न अंग माना जाता है। किसके अंतर्गत? तो वित्तीय शक्ति के अंतर्गत, ठीक। और कोई भी विधेयक पे, ठीक, कोई भी विधेयक हो, ठीक, उसको पास, अंतिम रूप से पास करने का कार्य किसे होता है? तो भारत के राष्ट्रपति को होता है। किसी भी विधेयक को अंतिम रूप से पास करने का कार्य कौन करता है? विधेयक को तो अंतिम रूप से पास करने का कार्य कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। पहले वो विधेयक लोकसभा राज्यसभा में भेजे या तो राज्यसभा लोकसभा में भेजे। अगर लोकसभा राज्यसभा में उस विधेयक को भेजती है, तो अगर राज्यसभा उसको पास कर लेती है, ठीक, तो अंतिम रूप से उस विधेयक को पास करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और उस विधेयक पर अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता है, ठीक,
या तो उस विधेयक को फिर पुनर्विचार करने के लिए वापस करता है। ठीक ठीक, और या तो वह अपने पास रख सकता है। ऐसे उनके पास शक्तियां अवेलेबल हैं। अगर राष्ट्रपति उस विधेयक पर सिग्नेचर कर देता है तो अंतिम रूप से तब उस विधेयक को मान लिया जाता है कि पास हो गया। लेकिन कुछ ऐसा कार्य होता है कि राष्ट्रपति उस पर पहले सिग्नेचर करता है। जैसे संविधान संशोधन संशोधन संबंधित जो विवरण आता है या विधेयक आता है आपका किसके संबंधित, तो संविधान संशोधन संबंधित, संविधान संविधान संशोधन संबंधित जब विधेयक आता है तो इस पे सबसे पहले राष्ट्रपति अपना यह सिग्नेचर करता है। ठीक, और राष्ट्रपति यह सिग्नेचर करने के बाद लोकसभा में भेजता है और लोकसभा फिर इसको राज्यसभा में भेजती है और राज्यसभा इसको 14 दिन से पहले अगर वापस कर देता है, ठीक, और बिना किसी निर्णय का, तो इसे अमान्य माना जाएगा। या तो उसको 14 दिन से अधिक अगर रख लेता है राज्यसभा तो उसको मान्य मान लिया जाता है कि राज्यसभा द्वारा यह विधेयक पास कर लिया गया। ठीक ना, तो यह सबसे पहले इसमें सिग्नेचर करता कौन है, तो भारत का राष्ट्रपति। इसके बाद लोकसभा पास करता है और लास्ट में राज्यसभा पास करता है, तो उस विधेयक को पारित मान लिया जाता है। और एक आपका है संचित निधि। अगर संचित निधि से अगर धन निकालना हो, ठीक, संचित निधि से अगर धन निकालना हो तो उस पे भी सबसे पहले सिग्नेचर कौन करता है आपका, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक, संचित निधि संबंधित कोई भी मामला हो, ठीक, जैसे संचित निधि से अगर धन बाहर निकालना हो, किसी राज्य को देना हो, ठीक ना, तो इसमें सबसे पहले सिग्नेचर कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। इसके बाद इस विधेयक को लोकसभा में लाया जाता है, फिर राज्यसभा में, और अंतिम रूप से राज्यसभा में पास होता है। पास होने के बाद इस विधेयक को पारित कर दिया जाता है। ठीक ना, और इसके बाद आगे है आपका किसी भी विधेयक पे अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति, किसी भी विधेयक पे अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति किसके पास होती है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति सबसे पहले किसके पास होती है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 223 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। ठीक ना, और इसके बाद आपका चुनाव के बाद, ठीक, चुनाव के बाद जो पहली बैठक होती है किसकी, तो लोकसभा की, या कहे तो सांसद की। जो सांसद की जो पहली बैठक होती है आपका चुनाव के बाद, तो उसका संबोधन करने का कार्य कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति उसका संबोधन करने का कार्य करता है। ठीक ना, चुनाव होने के बाद या वार्षिक जो बैठक होती है, ठीक, या तो वार्षिक बैठक होती है, उसका संबोधन करने का कार्य कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। इसके बाद संसद का सत्र अधिवेशन या सत्र में एक बार जो संसद की बैठक होती है उसको बुलाने का कार्य कौन करता है, ठीक, तो भारत का राष्ट्रपति। संसद का बैठक बुलाने का कार्य कौन करता है, तो संसद की बैठक बुलाने का कार्य कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। लेकिन उसका अध्यक्षता कौन करता है, ठीक, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है। लेकिन बैठक बुलाने का कार्य कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक ना, इसके बाद आगे चलते हैं। आपका अगली शक्ति है आपका भारत के राष्ट्रपति की, तो सैन्य शक्ति। ठीक, जो कि सैन्य शक्ति है जिसे कहा जाता है आपका तीनों सेनाओं का प्रमुख के रूप में या अध्यक्ष के रूप में इसको जाना जाता है। किसे, तो भारत के राष्ट्रपति को। ठीक, सैन्य शक्ति। ठीक, सैन्य शक्ति के अंतर्गत क्या होता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है, ठीक, इसको तीनों सेनाओं का क्या माना जाता है, तो अध्यक्ष माना जाता है। तीनों सेनाओं का, तीनों सेना का अध्यक्ष माना जाता है। किसे, तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यक्ष रूप में जाना जाता है। किसी भी युद्ध का आदेश सबसे पहले देने का कार्य कौन करता है, तो भारत का
राष्ट्रपति देता करता है। कौन? तो राष्ट्रपति। अगर युद्ध का प्रारंभ करना हो तो सबसे पहले आदेश देने का कार्य कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। और किसी भी युद्ध का को विराम या शांति की घोषणा सबसे पहले कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। या युद्ध का कार्य हो, क्या? या युद्ध का या शांति का कार्य, इन दोनों कार्य को सबसे पहले आदेश कौन देता है? तो भारत का राष्ट्रपति देता है। या युद्ध करना हो या तो इस युद्ध को शांत करना हो तो सबसे पहले आदेश कौन देता है? तो भारत का राष्ट्रपति। यह तीन प्रकार के इनके पास शक्ति होती है सैन्य शक्ति के अंतर्गत। इसके बाद हम देखते हैं आगे आपका आपात शक्ति। ठीक, इसके बाद भारत के राष्ट्रपति की आपात शक्ति में क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ठीक, तो आपात शक्ति, ठीक, आपात शक्ति में क्या होता है? इसमें अनुच्छेद आपका 52, अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 60, ये तीन आते हैं। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 60, ये तीन प्रकार की आपात शक्तियां होती हैं और तीनों को लागू करने का कार्य कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। जैसे कि भारत में आपातकाल की शक्ति सबसे पहले आपका 1962 में लगी। कब लगी? तो 1962 में, जब चीन के साथ युद्ध हुआ था तब। ठीक, इसके बाद 1971 में जब बांग्लादेश अलग होना था तब, भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक, 1971 में। फिर इसके बाद आपका भारत और भारत पाकिस्तान नहीं कहेंगे, आपका 1975 में लगा था आपका जेपी बाबू। 1975 में जेपी बाबू द्वारा एक आपका सर्वोदय योजना आई थी, उसके अंतर्गत यह आपका लागू हुआ था। ठीक, कौन था? आपातकाल की घोषणा। ठीक, आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद आपका 52 के अंतर्गत। और इसका आदेश कौन देता है? तो भारत का राष्ट्रपति देता है इसका आदेश। फिर इसके बाद आपका राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति शासन। अब राष्ट्रपति शासन क्या चीज होता है कि जैसे किसी भी राज्य में लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन होता है। किसी भी राज्य में अगर राज्य का जो वहां की सरकारें या जो वहां की पार्टियां हैं जो कि सरकार चला रही हैं, उनके द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाता है। ठीक, संविधान का उल्लंघन किया जाता है। ठीक, इस वजह से वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, क्योंकि वहां पे शासन और प्रशासन का कोई महत्व नहीं रहता। तो वहां पे उस स्थान पे या उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना अनिवार्य हो जाता है। और यह कार्य कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। जब वहां पर संवैधानिक जो स्थिति होती है या संवैधानिक जो तंत्र होता है वो विखंडित हो जाता है, ठीक, वह खंडित हो जाता है, तो वहां पे भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाना अनिवार्य हो जाता है। इसके बाद आपका है अनुच्छेद 60, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, अभी तक वित्तीय आपातकाल भारत में एक भी बार लगा हुआ नहीं है। ठीक, वित्तीय आपातकाल अब तक भारत में एक भी बार लगा नहीं है। वित्तीय आपातकाल कब लग सकता है? जब भारत पे वाह्य आक्रमण हो या आंतरिक संवैधानिक तंत्र विखंडित हो जाए, खंडित हो जाए, तो उस समय या आंतरिक विद्रोह हो, ठीक, या आंतरिक विद्रोह हो, ठीक, बड़े मात्रा में, उस समय आपातकाल की घोषणा कर दी जाएगी। कब? तो राष्ट्रपति के द्वारा। जब अचानक वाह्य आक्रमण हो तब वित्तीय आपातकाल की घोषणा होगी। या तो
आंतरिक संवैधानिक तंत्र क्या हो, विखंडित हो जाए, उस समय राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाएगी। तो यह राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की शक्तियां हैं। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं वीटो शक्ति। ठीक, वीटो शक्ति क्या चीज होता है कि किसी भी विधेयक को ठीक पास कराने के लिए ठीक ना, वह राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ठीक, राष्ट्रपति या तो उसको पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज सकती है राज्यसभा या लोकसभा में, या तो उस पर हस्ताक्षर कर सकती है, या तो उसको अपने पास रख सकती है। यह सब शक्तियां किसके अंतर्गत मिलती है राष्ट्रपति को, तो वीटो शक्ति के अंतर्गत। किसी भी विधेयक पे वो हस्ताक्षर कर सकता है और किसी भी विधेयक को वो पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज सकता है लोकसभा या राज्यसभा में, या तो उसको अपने पास रख सकता है। यह सब शक्तियां किसके अंतर्गत आती हैं, तो वीटो शक्ति के अंतर्गत आती हैं। और यह शक्तियां किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद आपका 111 अनुच्छेद में क्या है, ऐसा वर्णित है, अनुच्छेद 111 में। ठीक, अनुच्छेद 111 में यह सब शक्तियां क्या है आपका वर्णित है वीटो संबंधित। और इसको वीटो को अनुच्छेद 111 में पॉकेट वीटो के नाम से उल्लेखित किया गया। अनुच्छेद 111 में वीटो शक्ति को पॉकेट वीटो शक्ति के नाम से उल्लेखित किया गया है। इसके बाद आपका है स्वयं विवेक शक्ति। राष्ट्रपति के पास है अब अगली शक्ति, तो स्वयं विवेक की शक्ति। अब ये स्वयं विवेक की शक्ति क्या होती है, जैसे कि कोई भी संवैधानिक तंत्र, जो भारत का जो संवैधानिक तंत्र अगर वो विखंडित हो जाए, ठीक, वह विखंडित हो जाए और किसी भी तंत्र विखंडित हो जाता है, तो उसके पास किसी भी प्रकार का सलाहकार राष्ट्रपति के पास नहीं रह जाता है। जब वो राष्ट्रपति के पास कोई भी किसी भी प्रकार का सलाहकार नहीं रह जाता, तो उस समय राष्ट्रपति अपने विवेक से स्वयं किसी भी विधेयक पे या किसी भी प्रकार का वह सलाह अपने आप ले सकता है और उस विधेयक को वह उस प्रकार के सलाह को या उस प्रकार के कानून को राष्ट्रपति लागू कर सकता है। यह आपका आता है स्वयं विवेक की शक्ति, राष्ट्रपति की स्वयं विवेक की शक्ति। इतने प्रकार के राष्ट्रपति के पास शक्तियां उपलब्ध है आपका संवैधानिक रूप से, और इतने प्रकार की शक्तियों का प्रयोग आपका भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक ना, भारत का राष्ट्रपति आपका कार्यपालिका शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, विधेयक शक्ति, सैन्य शक्ति, आपात शक्ति, ठीक, वीटो शक्ति और स्वयं विवेक शक्ति, इन शक्तियों का प्रयोग आपका भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक ना, मंत्रिपरिषद हो या तो आम जनता के या तो राज्य सरकार के ऊपर भारत के राष्ट्रपति। तो दोस्तों यह रही भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ